सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई ट्रैप्ड इन अ हॉरर गेम मानवा को सीजन 1 के एपिसोड 4 को, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाला है और फनी तो ये हमेशा की तरह है ही। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने इस मानवा को बीच में रोक दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीच में बीमार हो गई थी और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया था। इस वजह से ये मानवा बीच में ही रह गई थी, लेकिन अब मैं दोबारा इस मानवा को रिस्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ये महानवा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए अब और ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और इस महानवा की एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है लिलित का कर्ज जो कि शैतान को मिला था, जिसकी वजह से शैतान एक कमज़ोर इंसान की बॉडी में फंसकर रह गया है। और ये कमज़ोर इंसान की बॉडी कोई ऐसी वैसी बॉडी नहीं है, बल्कि इस बॉडी में इतनी ज़्यादा डिसीज़ है जिसकी वजह से शैतान को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। उसे एक आम इंसान से भी ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होती है, और अगर शैतान चाहता है कि उसे इन दर्द और तकलीफ़ों से थोड़ा आराम मिले या उसे थोड़ा बहुत छुटकारा मिले, तो उसे लगातार या थोड़े बहुत लोगों की जानें लेनी पड़ती है, जिससे उसकी ये कमज़ोरी या यूं कहूँ ये बीमारियां थोड़ी बहुत दूर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर शैतान ने किसी तरह ये मैनेज कर भी लिया कि वो लोगों को मारकर अपनी डिसीज से छुटकारा पा सके, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने नेचुरल एनिमी से मिलेगा जिसको वो मार नहीं पाएगा। और अगर शैतान ने इस रूल को तोड़ने की कोशिश करी या उसने किसी तरह उस नेचुरल एनिमी को जान से मार दिया, तो समझो उसके लिए ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एक ऐसी जगह जो कि आराम और बेचैनी के बीच की है, या यूं कहूँ जो जिंदगी और मौत के बीच की है, उसी जगह पर ये शैतान बार बार नीचे गिरता गया और गिरता गया। फिर उसके बाद शैतान को आखिर में रियलाइजेशन हुई कि चाहे वो जितनी बार खुद को मार ले, वो बार बार या यूं कहूँ किसी न किसी लाइफ के अंदर आराम से एंटर हो जाता है, लेकिन वो जिस भी इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होता है वो खुद को आराम से मार नहीं सकता, यानी वो आसानी से मर नहीं सकता। उसे बार बार जिस भी बॉडी के अंदर एंट्री मिलती है उसी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां या यूं कहूँ डिसीजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस शैतान को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और अगर वो इनको रोकना चाहता है तो उसे लोगों को मारना पड़ता है, और यही इसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट है कि वो जिस भी बॉडी में एंटर होगा उस बॉडी में सबसे ज़्यादा डिसीज़ होंगी और उसे काफ़ी कुछ सहना होगा। और उसे बाकी इंसानों की तरह दर्द नहीं होगा, बल्कि उसे बहुत कुछ सहना होगा, कुछ ऐसा दर्द जो कि वो खुद भी सहन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी कुछ सहना होगा। और यही ज़िंदगी है एड्रियन कैशियर की। फिर हमें एड्रियन दिखाया जाता है जब वो छोटा था, और हम देख पाते हैं कि काफ़ी सारी नर्सेज उसके पास होती हैं और उसका ब्लड साफ कर रही होती हैं। मतलब हम यहाँ से समझ पाते हैं कि उस शैतान की सोल और किसी के अंदर नहीं बल्कि एड्रियन की बॉडी के अंदर है। यानी आप ये समझो कि ये और कोई नहीं बल्कि शैतान ही है, बस उसने किसी की बॉडी को लिया हुआ है और वो इंसान मर चुका है। फिर हमें बताया जाता है कि ये शैतान और कुछ नहीं बल्कि खुद ही के लिए एक कर्स बनकर रह गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि इस महानवा का मेन लीड है एड्रियन। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मॉर्निंग हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड्रियन डाइनिंग टेबल पर अपना खाना खा रहा होता है और उसके पास लेटिसिया यानी हेड मेड और बटलर खड़े होते हैं। तभी बटलर एड्रियन से कहता है, यंग मास्टर, आज आपको कैसा फील हो रहा है? ये बात सुनकर एड्रियन उस बटलर से कहता है, वैसे मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। ये बात सुनकर बटलर एड्रियन से कहता है, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि डॉक्टर हर्बर्ट ने कहा था कि इस मेडिसिन से आप धीरे धीरे जल्दी ठीक होने लगोगे। ये बात सुनकर एड्रियन कहता है, ये तो कुछ नहीं बल्कि ये सब तो आपकी वजह से है क्योंकि आप दोनों मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखते हो। ये बात सुनकर बटलर और लेटिसिया एड्रियन से कहते हैं, आप काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो यंग मास्टर, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, ये सब तो हमारा काम है। और इसी तरीके से बटलर और लेटिसिया एड्रियन से बात कर रहे होते हैं। तभी एड्रियन अपना खाना खाते हुए हमें बताता है, जब भी मैं किसी को मारता हूँ तभी मेरी जो डिसीज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और इतना ही नहीं बल्कि जो मेरी पावर्स हैं, क्योंकि मैं एक शैतान हूँ तो मेरे पास कुछ पावर्स हैं,
और वे पावर्स भी धीरे धीरे मेरी वापस आने लगती हैं जब जब मैं किसी को मारता हूँ, और ये डिसीज भी कम होती है। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर एड्रियन हमें बताता है, तो अगर लिलिथ का कर्ज इस तरीके से कम किया जा सकता है तो मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर मैं हर एक इंसान को जान से मार दूं जो कि इस मेंशन में रहता है या फिर अभी मेरे सामने है। फिर बटलर एड्रियन से कहता है, यंग मास्टर, मैं पिछले मेंशन गया था तो वहाँ पर मुझे एक फाइन वाइन मिली, तो चलिए आप देखिए कि क्या ये फाइन वाइन आपको पसंद आती है या फिर नहीं। तभी वो बटलर एड्रियन के पास आता है, लेकिन हम देखते हैं कि एड्रियन अपनी नाइफ से उस बटलर को स्टैप कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन के हाथ में वो नाइफ होती है और एक हाथ में उसके वाइन का ग्लास होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बटलर बिल्कुल ठीक होता है। मतलब कि ये सब कुछ एड्रियन बस इमेजिन कर रहा था, उसने रियलिटी में बटलर को स्टैप नहीं किया था। और यहाँ पर बटलर खुशी खुशी एड्रियन को सर्व कर रहा होता है और एड्रियन हमें बताता है, मुझे ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इस फाइन वाइन को फेंकना नहीं चाहता, मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। और एड्रियन फिर खुशी खुशी उस वाइन को ले लेता है और एड्रियन हमें बताता है, वैसे भी मेरे पहले मर्डर में जिसमें मैंने एक मेड को मारा था, वो गलती से स्टेयर से गिर गई थी और उसकी गर्दन मुड़ गई थी, जिसकी वजह से वो खुद ही मर गई। सिर्फ मैंने उसे थोड़ा सा धक्का दिया था। मतलब इस केस में मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था। फिर एड्रियन हमें बताता है, मैंने तब से 5 इंसानों को मारा है अब तक। फिर एड्रियन काफ़ी इविल मोड में जाते हुए हमें बताता है, इसका मतलब ये है कि मुझे अब भी काफ़ी सारे इंसानों की ज़रूरत है अपने चारे के लिए, ताकि मुझे और ज़्यादा पावर मिल सके, क्योंकि अब भी मेरे पास इतनी इनफ पावर नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। फिर बटलर लेटिसिया से कहता है, वैसे अब स्प्रिंग्स आने वाली हैं तो आपको अपने गार्डन का और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुनकर लेटिसिया कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि यंग मास्टर को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे याद है जब यंग मास्टर छोटे थे तो वे खुद अपने हाथों से नए नए प्लांट्स प्लांट करते थे और फिर उनका इंतज़ार करते थे कि कब वे बड़े होंगे। और इसी तरीके से ये दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं और इधर एड्रियन जो कि इनकी बातें सुन रहा होता है, तभी वो अपना हाथ उठाता है और कुछ करने की कोशिश करता है। तभी लेटिसिया कहती है, इससे मुझे याद आया कि एक बार यंग मास्टर ने सिट्रस का प्लांट लगाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एड्रियन काफ़ी अजीब वे में उन दोनों से कहता है, अभी के अभी मेरी तरफ देखो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लेटिसिया और वो बटलर जो कि किसी और साइड पर खड़े होते हैं, वे एकदम से एड्रियन की साइड पर अपना फेस कर लेते हैं। और इधर हम देख पाते हैं कि एड्रियन की आइज़ का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया होता है और वो काफ़ी अजीब तरीके से किसी चीज़ को देख रहा होता है। तभी एड्रियन हमें बताता है, मैं चाहूँ तो इन इंसानों को अभी के अभी यहीं पर मार दूँ, या फिर मैं इन इंसानों को बाद में मारूं, दोनों ही बात एक ही है। क्योंकि फिर हम देखते हैं कि एड्रियन अपने वाइन ग्लास को उन दोनों की तरफ करता है और उनको देखने लगता है। फिर एड्रियन अपनी वाइन ग्लास को लेते हुए बड़ी अजीब तरीके से कहता है, चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये इंसान एग्जिस्ट करते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। फिर हमारा सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है और मैंशन में लाइटें जली होती हैं। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन अपने रूम में जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड्रियन विंडो पर हाथ रखता है। फिर हमें एड्रियन दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा रेडी शेडी होकर अपने रूम में जा रहा होता है और वो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और एकदम जेंटलमैन लग रहा होता है। फिर एड्रियन दोबारा से अपने हाथ को इसी तरीके से दीवार पर शिफ्ट करते करते जा रहा होता है और फिर वो हमें बताता है, मैंने जब पहले अपनी हिप्नोसिस पावर्स उस मेड पर और बटलर पर यूज़ की थी तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, बल्कि जो मैंने उन्हें करने को कहा था उन्होंने वही किया था। और जो भी मेरे फ्यूचर में प्लान्स हैं वे भी काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। ना तो हिप्नोसिस में कोई गड़बड़ है और ना ही मेरे फ्यूचर प्लान्स में, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। फिर एड्रियन हमें बताता है, वो लड़की जिसके लाइट ब्राउन हेयर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और वो हमेशा मुझे अवॉइड करती है। पिछली बार जब वो मेरे रूम में आई थी साफ सफाई करने के लिए, तब मैंने उससे कहा था कि वो यहाँ से ना जाए और मैंने उस पर अपनी हिप्नोसिस भी ट्राई की थी। लेकिन ये काफ़ी अजीब बात है कि मेरी हिप्नोसिस उस पर किसी भी काम की नहीं थी और उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, मेरी पावर्स उस पर काम नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड्रियन इमेजिन करता है कि हिल्डा उसका गला दबा रही है, जो इमेजिन करके वो हमें बताता है, अब मुझसे ये मत कहना,
कि वो मेड हिल्डा वो और कोई नहीं बल्कि मेरी नेचुरल एनिमी है, यानी शैतान की। फिर एड्रियन हमें बताता है, वैसे मुझे इतनी जल्दी भी कंक्लूजन्स पर नहीं आना चाहिए। ऐसा हो भी सकता है कि वो मेरी नेचुरल एनिमी हो और ऐसा नहीं भी हो सकता। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को ऐसे मान नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी लिलित का कर्ज धीरे धीरे तो कम हो रहा है, जो कि मैं लोगों की जाने ले रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि एड्रियन अपने रूम की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है और वो कुछ सोच रहा होता है। फिर एड्रियन कहता है, वैसे ये अब कुछ भी मैटर नहीं करता। अब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए और मुझे आज के लिए आराम करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन अपने डोर के पास जाता है और अपने डोर को यानी बेडरूम के डोर को खोलने की कोशिश करता है। तभी एड्रियन नोटिस करता है कि डोर के साथ कुछ अजीब है, यानी डोर पहले से ही खुला होता है और वो सोचता है, आखिरकार मेरे रूम में इस वक्त कौन है। तभी एड्रियन कहता है, लेटिसिया का तो कोई काम ही नहीं कि वो इतनी रात में मेरे रूम में आए, और काउंटेस भी मेरे रूम में नहीं आती, तो आखिरकार कौन है जो मेरे रूम में इतनी रात गए आया है। तभी एड्रियन थोड़ा सा डोर ओपन करता है और काफ़ी ईविल वे में अंदर देखने की कोशिश करता है और कहता है, आखिरकार वो है कौन। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एड्रियन का बेड काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा होता है और वहाँ पर हमें किसी के ब्राउन हेयर दिखाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारी हिल्डा अच्छे से खुद को पैक करके ब्लैंकेट के अंदर लेटी होती है। फिर एड्रियन नोटिस करता है कि हिल्डा के पैर ब्लैंकेट से बाहर आ रहे होते हैं, जो सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो कहता है, आखिरकार ये है क्या। फिर हमारा सीन हिल्डा के ड्रीम में शिफ्ट होता है, यानी हमारी हिल्डा एक सपना देख रही होती है, जहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हिल्डा हमें बताती है एक बड़ा सा मैंशन जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पर एक ड्यूक है जो कि एक डार्क ड्यूक है, बहुत ज़्यादा हैंडसम, और एक काइंड हार्टेड ड्यूक है जो कि मेरे पीछे पागल है, और एक नाइट जो कि एक मेन लीड भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो मुझे पसंद करता है। फिर उसके बाद हिल्डा कहती है, और एक मजिशियन जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो एक टावर का मेज़ भी है और वो काफ़ी सारे मैजिक्स कर सकता है, वो भी मेरे पीछे पड़ा रहता है। और इसी तरीके से न जाने क्या क्या हमारी हिल्डा सोचने लगती है और वो कहती है, ये एकदम परफेक्ट जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए था और मैं इसी तरीके का गेम खेलना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि हिल्डा सोते सोते ही अपना हाथ हवा में यानी उस ड्रीम की तरफ बढ़ाने लगती है और कहती है, हाँ मुझे ऐसा ही गेम चाहिए था, मुझे ऐसी ही जगह पर जाना था, मुझे ऐसी ही जगह पर जाना था। और तभी हमारी हिल्डा अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि आखिरकार वो अपने सपनों में सोते सोते कर क्या रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिल्डा की आंखें खुल गई होती हैं और वो सोचती है, आखिरकार मैं हूँ कहाँ। मुझे पक्का पता है कि मैं अभी तक तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर साफ सफाई कर रही थी, आखिरकार कब मैं यहाँ पर सो गई। तभी एकदम से पीछे से एड्रियन हिल्डा का नाम लेता है और कहता है, हिल्डा। अपना नाम सुनकर हिल्डा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। तभी एड्रियन हमारी हिल्डा से कहता है, आखिरकार तुम वहाँ क्या कर रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंडो के पास एक क्रो होता है। फिर एड्रियन हिल्डा से कहता है, मैं ये सब कुछ तुमसे कह रहा हूँ हिल्डा, किसी और से नहीं, क्या तुम सुन रही हो। फिर हम देखते हैं कि हिल्डा एकदम से बेड से उठती है और फिर वो काफ़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है एड्रियन से और उसको देखने लगती है। तभी हमारी हिल्डा काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहती है, यंग मास्टर। फिर हिल्डा काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए और कांपते हुए एड्रियन से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं बस यहाँ पर आपकी बेडशीट चेंज करने आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ये बात कोई सेंस बनाएगी, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई क्योंकि मेरे पास पिलो नहीं था, और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं गलती से आपके बेड पर गिर गई और मुझे ना जाने कैसे एकदम से नींद आ गई, और इसी वजह से मैं अब यहाँ। प्लीज़ आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं अभी आपकी बेडशीट को धोकर लाती हूँ और उनको बदल दूंगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। अगर ऐसा भी ना हो सके तो आप मेरे रूम में जाकर वहाँ पर रेस्ट कर सकते हो, वो वैसे भी इस बेडशीट से ज़्यादा क्लीन है क्योंकि इस बेडशीट को मैंने गंदा कर दिया है। यंग मास्टर प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर रेस्ट कर लीजिए, इतने में जल्द से जल्द आपकी बेडशीट को धोकर दोबारा यहाँ पर फिक्स कर दूंगी। ये सब कुछ सुनकर एड्रियन कुछ भी नहीं कहता है और वो अपनी बुक को देखने लगता है। तभी हिल्डा सोचती है, आखिरकार ये सब क्या है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एड्रियन मेरी तरफ नहीं देख रहा, बल्कि वो काफ़ी देर से किसी और ही चीज़ को घूरे जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन और किसी को नहीं बल्कि एक पेन को देख रहा होता है, यानी उसका ध्यान सारा उसी पेन पर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब पेन होता है। तभी एड्रियन हिल्डा से कहता है,
ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बात सुनकर हिल्डा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी हिल्डा कहती है, लेकिन आपका बेड, वो तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया है। मैं इसको लेकर जाती हूँ बेडशीट को और अभी धोकर लेकर आती हूँ। तो एड्रियन कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम यहाँ से चली जाओ। ये सब कुछ सुनकर हिल्डा कहती है, ठीक है। फिर हिल्डा वहाँ से जाने लगती है और एड्रियन को देखते हुए सोचती है, आखिरकार इसने मुझसे कोई भी सवाल क्यों नहीं पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी और जो मैंने कहा वो सब सच भी था या फिर नहीं। क्या इसको मुझ पर शक नहीं हो रहा? मैंने देखा था कि इसको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा शक था मुझ पर कि मैं बार बार उसको इतना ज़्यादा अवॉइड क्यों कर रही हूँ। और अब जब उसको इतना अच्छा मौका मिला कि वो मुझसे सारी बात उगलवा सके या मुझसे जो चाहे वो पूछ सके, वो इस चांस को इतनी आसानी से जाने दे रहा है। आखिरकार बात क्या है? और फिर हमारी हिल्डा इसी तरीके से वहाँ पर एड्रियन को देखते देखते जाने लगती है। फिर हिल्डा सोचती है, आखिरकार एड्रियन, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? फिर हमारी हिल्डा वहां से जाने लगती है और सोचती है, वैसे अगर अब मैं इस बारे में सोचूं तो मैं इस बार मारी नहीं गई, यानी उसने मुझे इतनी आसानी से जाने दिया और मैं इस बार भी खुद को मरवाने से बच गई। और इससे पहले कि एड्रियन अपना इरादा बदल ले और मुझे यहाँ से जाने ना दे और मुझे यहाँ पर मारने का फैसला करे, मुझे यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। फिर हमारी हिल्डा डोर के पास आती है और सोचती है, वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं किसी तरह इस गेम को सरवाइव कर जाऊं, यानी मैं एंड तक इस गेम को खेलती रहूं और फिर इस गेम को पूरा करने के बाद मुझे एक रिवॉर्ड मिले, तो मैं चाहूंगी कि उस रिवॉर्ड में मुझे। फिर हम देखते हैं कि हिल्डा काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर हिल्डा अपने अजीब से सपनों में खोने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो किसी के साथ डांस कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है सभी चीज़ों को देखकर। और फिर हमारी हिल्डा हमें बताती है, जब ये गेम ख़त्म हो जाए तो क्या पता वे मुझे एक रिवॉर्ड दें, तो मैं चाहूँगी कि मैं रिवॉर्ड में किसी ऐसे डेटिंग गेम में ट्रांसमिग्रेट हूँ जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हो और सब कुछ काफ़ी अच्छे से चले, जहाँ पर सभी चीज़ें खूबसूरत हों और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हों। और इसी तरीके से हमारी हिल्डा उलूल जुलूल चीज़ें सोचने लगती है। तभी हमारी हिल्डा अपने तकिए के बारे में सोचते हुए हमें बताती है, वैसे ये काफी ज्यादा अजीब चीज है कि मैं इस गेम में बिना तकिए के सो नहीं सकती। आखिरकार ये कितनी बड़ी मुसीबत है। फिर हिल्डा काफी खुशी खुशी डोर के पास आती है और उसे खोलते हुए सोचती है, अगर सच में ऐसा हो गया कि मैं किसी और गेम में ट्रांसमिग्रेट हो गई जो कि मेरी पसंद का हो और जहाँ पर सभी चीज़ें मुफ्त में मिलती हो और जहाँ पर मुझे कोई भी काम ना करना पड़े किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर वहाँ पर जाकर मुझे किसी पिलो की ज़रूरत नहीं कि मैं बिना पिलो के ना सो पाऊँ, मैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे से सोऊंगी और मैं जितने चाहूँगी उतने ज़्यादा पिलोज ले लूँगी। तभी हम देखते हैं कि हिल्डा के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जो देखकर हिल्डा सोचती है, आखिरकार ये मेरे सामने क्या। तभी हिल्डा के सामने वो स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है, एड्रियन का पिलो और उसका ब्लैंकेट तुमने खराब कर दिया, तो अब तुम्हारे 300 गोल्ड कट होते हैं। ये सब देखकर हमारी हिल्डा काफी ज्यादा शॉक होती है और वो कुछ समझ नहीं पाती और वो कुछ सोचने लगती है। तभी हमारी हिल्डा पैसों के बारे में सोचती है और कहती है, क्या गोल्ड? नहीं, क्या वो। फिर सिस्टम हिल्डा को बताता है, तुमने एडियन के कवर को, लाइनिंग को और पिलोज को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे 300 गोल्ड कट किए जाते हैं और आगे के नुकसान की भरपाई भी तुम्हें आगे करनी होगी। ये बात सुनकर हमारी हिल्डा सोचती है, क्या आगे की भरपाई भी करनी होगी? क्या इसका मतलब ये सिस्टम आगे आने वाले टाइम में जो भी मैं कमाई करूंगी उन सबको भी ऐसे ही काट देगा? फिर हिल्डा देखती है कि उसके बैंक अकाउंट में अब कुछ भी गोल्ड नहीं बचा होता और अब उसके पास एक छोटी सी पैनी भी नहीं होती, जो देखकर हमारी हिल्डा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। फिर हिल्डा कहती है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल फ़कीर हो जाऊंगी और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे इस गेम के सिस्टम की वजह से, और शायद अब आने वाले टाइम में मुझे सड़कों पर ऐसे इधर उधर धक्के खाते हुए फिरना पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए। ओह नो। फिर हम देखते हैं कि हिल्डा इन सभी बातों को वहाँ पर खड़ी होकर सोच रही होती है। तभी हिल्डा कुछ सोचने लगती है। फिर हिल्डा पीछे मुड़ती है और फिर वो एड्रियन से कहती है, यंग मास्टर। ये बात सुनकर एड्रियन भी हिल्डा की तरफ देखता है। तभी हिल्डा एड्रियन से कहती है, यंग मास्टर, मैं इस तरीके से यहाँ से नहीं जा सकती। ये बात सुनकर एड्रियन भी थोड़ा हैरान होता है।
फिर हिल्डा एड्रियन से रोते हुए कहती है, मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है यंग मास्टर, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस गलती के लिए मुझे पनिशमेंट दो प्लीज़। और हम देखते हैं कि हिल्डा खुद को काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट वे में और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में इमेजिन कर रही होती है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी हिल्डा ये सब कुछ कहते हुए एक्चुअल में कैसी दिख रही होती है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा फनी बात होती है। फिर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर एड्रियन अपनी बुक को क्लोज करने लगता है। तभी एड्रियन हिल्डा से कहता है, क्या तुम किस पनिशमेंट के बारे में बात कर रही हो? तभी हमारी हिल्डा एड्रियन से कहती है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपकी पूरे बेड को खराब कर दिया है और अब आप सही से उस बेड पर सो भी नहीं सकते। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी इस गलती के लिए एक पनिशमेंट दीजिए प्लीज़। मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझे जो कहोगे मैं वो सब करूँगी, जो भी मुझसे हो सकेगा वो मैं सब करूँगी। अगर आप मुझसे कहोगे कि मैं पिल्सग्राफ मैंशन की साफ़ सफाई करूँ तो मैं वो भी कर दूँगी, मैं खाना बना दूँगी, मैं ऑनियन छील दूँगी, मैं पोटैटोज छील दूँगी और ऐसी ऐसी बातें हमारी हिल्डा एड्रियन से कर रही होती है। तभी हमारी हिल्डा काफ़ी ज़्यादा रोते हुए और खुद को दोबारा से उसी फेज़ में इमेजिन करते हुए एड्रियन से कहती है, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको इस नुकसान के लिए आपकी भरपाई कर सकूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसी पनिशमेंट दो जो मैं कर सकूँ। फिर हिल्डा एड्रियन से कहती है, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि मेंशन वाले हमें काफ़ी बड़ी सैलरी देते हैं एक मेड होने के तौर पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मेंशन में एक ऐसा चोर है जो कि हर एक हार्ड वर्किंग मेड के पीछे पड़ा रहता है, और वो जब चाहता है उन मेड्स के सभी पैसों को या उनके सभी मनीज़ को ले लेता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। आपको पता है कि मैंने काफ़ी बार उस चोर को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसे कभी भी पकड़ नहीं पाई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिल्डा और किसी की नहीं बल्कि सिस्टम की बात कर रही होती है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि हिल्डा अभी इस टाइम पर एक गेम के अंदर है, और गेम के अंदर अगर हिल्डा किसी भी चीज़ का नुकसान करती है तो उसकी उसे अपने गोल्ड से या उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको डिडक्ट करके भरपाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर हमारी हिल्डा सोच रही होती है कि अगर वो एड्रियन से माफ़ी मांग लेगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि सिस्टम आने वाले टाइम में हिल्डा की आने वाली मनी में से कुछ भी डिडक्ट ना करे। ये बातें सोचकर हमारी हिल्डा काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से एड्रियन से माफ़ी मांग ले, और अगर एड्रियन उसे पनिशमेंट देगा तो उसे आने वाले टाइम में अपने गोल्ड से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। फिर हिल्डा काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट बनते हुए एड्रियन से कहती है, यंग मास्टर मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को सीक्रेट रखें मिस लेटिसिया से, क्योंकि अगर हेडमेड को इस बारे में पता चला तो वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, और मैंने देखा है कि आजकल उन्हें काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन की शिकायत रहती है। फिर हिल्डा एड्रियन से कहती है, और एक बार अगर मैं उस चोर को पकड़ लूंगी फिर उसके बाद मुझे किसी भी बात की टेंशन नहीं रहेगी और मैं आपके सभी नुकसानों की भरपाई कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि एड्रियन हिल्डा से कहता है, अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो। तभी एड्रियन हिल्डा से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी सवालों का जवाब दो। ये बात सुनकर हमारी हिल्डा काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर एड्रियन हिल्डा से कहता है, तो जैसा कि तुमने कहा कि तुम मेरी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, और मेरे अंदर भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुमसे कोई भी इस घर का काम करवाऊं, तो फिर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सभी सवालों का जवाब दो, और वो भी सही वे में। ये बात सुनकर हमारी हिल्डा वहीं पर खड़ी रह जाती है और वो कुछ सोचने लगती है। तभी एड्रियन हिल्डा से कहता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ये बात सुनकर हमारी हिल्डा और ज्यादा घबरा सी जाती है। तभी हम देखते हैं कि एड्रियन हिल्डा के पास आने लगता है और हिल्डा बेचारी वहीं पर जमी होकर खड़ी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड्रियन हिल्डा के पास आकर उससे कहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सच सच मेरे सभी सवालों का जवाब दो। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन काफी ज्यादा इंटेंटली हिल्डा को देख रहा होता है, और हिल्डा ये सब देखकर काफी ज्यादा घबराने लगती है और कहती है, ठीक है मैं कोशिश करूंगी। फिर हिल्डा एड्रियन से कहती है कि अगर यंग मास्टर यही चाहते हैं कि मैं उनके सवालों का सही सही जवाब दूं, तो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सभी सवालों का सही से जवाब दूंगी। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन धीरे धीरे अपने हाथ को हिल्डा के नेक के पास ला रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड्रियन अपने हाथों से हिल्डा के बालों को पीछे कर देता है। ये सब देखकर हमारी हिल्डा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और एड्रियन की तरफ देख रही होती है। तभी एड्रियन हमारी हिल्डा से कहता है,
हिल्डा, सुनो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एड्रियन काफी ज्यादा क्लोज आने लगता है हमारी हिल्डा के। ये सब कुछ देखकर हमारी हिल्डा काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये सब कुछ देखकर हमारी हिल्डा चौंकी रही होती है और हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर काफी ज्यादा शांति हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन काफी ज्यादा इंटेंटली हमारी हिल्डा को देख रहा होता है, जो सब देखकर हमारी हिल्डा सोचती है, आखिरकार ये एकदम से ऐसे क्यों मेरे पास आने लगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड्रियन अपने हाथ को हिल्डा के लिप्स पर रखते हुए उससे पूछता है, हिल्डा, आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से अवॉइड क्यों करती हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अब देखना ये है कि आखिरकार एड्रियन और क्या क्या सवाल हमारी हिल्डा से पूछेगा और आखिरकार हमारी हिल्डा किस तरीके से उसके सवालों का जवाब देगी। ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फनी होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा डार्क भी होंगे, जिन्हें देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।